Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav, and now we are on the topic the romantic imagination and national feeling from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो अब इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये क्या कहता है? रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स यानी हमारा जो लगाव, हमारा अफेक्शन, हमारा जो प्यार है अपने नेशन को लेके, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ कहाँ पे वो हमें दिखता है। तो हमारे कल्चर में दिखता है, हमारे वे ऑफ लिविंग में, हमारे ड्रेसिंग सेंस में, आर्ट में, पोइट्री में, स्टोरीज़ में और म्यूज़िक में। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन में। अगर हम सिर्फ ये कहें कि वार के थ्रू या जो टेरिटोरियल एक्सपेंशंस हैं, हमारी जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज़ हैं, उन्हीं से हम सिर्फ अपने नेशनल फीलिंग या इमेजिन करेंगे, जो रोमांटिक इमेजिनेशन जिसको हम कह रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. तो यूरोप में भी ऐसे ही हुआ, सिर्फ वार और जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन थे उनसे नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड नहीं हुई, बल्कि जो मेजर रोल प्ले किया वो कल्चर ने किया। Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music help express and shape nationalist feeling. ठीक है, अभी आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन पोएट्स थे, सिंगर्स थे, डांसर्स थे, स्टेज आर्टिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल को एक बैक एंड पे रह के, पीछे से बैक स्टेज रह के किस तरह से सपोर्ट किया, लोगों को जोड़ने में, कलेक्टिव उनके रिस्पांस को रिप्रेजेंट करने में उनका रोल कहाँ तक रहा। तो वही चीज़ें हमें यूरोप में भी देखने को मिली। रोमांटिसिज्म को एक नए तरीके से डिफाइन किया गया, अ कल्चर मूवमेंट दैट बिगैन इन जर्मन स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो थ्रू आउट 19th सेंचुरी, अब देखिए जर्मनी की यहाँ पे बात हो रही है, और जर्मनी का जो हम जर्मनी के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हिटलर का नाम आता है। तो जबकि 1945 में वो ख़त्म हुआ, ठीक है, डिफीट उसको मिली, और ये हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उसके काफ़ी पहले से ये जो फीलिंग थी ऑल ओवर जर्मन स्टेट्स में ये फैल चुकी थी। अ कल्चर मूवमेंट दैट बिगेन इन जर्मन स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। क्रिटिसिज्म, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म, कल्चर मूवमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज्ड द glorification of reason and science and focused on emotions, institution and mystical feelings। तो हर जगह तथ्य रखना, हर जगह अपनी बात को ग्लोरीफाई करना या अपनी बात को ऊपर रखना, जैसा कि हमने देखा था कि जो डिफरेंट सेगमेंटेशन जब शुरू हुए हमारे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद से, फिर से सेगमेंटेशन शुरू हुआ, फिर से मोनार्की इस्टेब्लिश की गई, तो इस तरीके की फीलिंग को दोबारा से स्प्रेड किया जा रहा था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस, कुछ चीज़ें बताई जा रही थी कि सोसाइटी में क्या चीज़ें बेटर हैं और किस तरह से मोनार्की बेटर है या क्यों बेटर है। लोगों को कन्विंस करना तो अलग बात है, उन पर प्रेशराइज भी किया जा रहा था, अपने अलग व्यूज़ कंजर्वेटिव्स ने रखे, और ताकि लोगों को वो गवर्न कर सकें। लेकिन इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और लोगों के जो इमोशंस थे, जो उनकी फीलिंग्स थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से क्या सही होना चाहिए, क्या ह्यूमन बॉन्डिंग्स क्या चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि एक हायरार्की पे कि ये हमारे राजा हैं या उनके जो सन हैं, अब उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देनी है। तो इस तरीके की जो ग्लोरीफाई करते थे अपनी बातों को या मोनार्किकल इंस्टीट्यूशंस को, उस पे उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी। अदर रोमांटिक्स वर through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation।
ठीक है, यहाँ पे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर was to be discovered through folk songs, folk poetry and folk dances। ये सारी चीज़ें लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को अपने नेशन को एक फॉर्म में, एक थ्रेड की तरह से हर पर्सन को जोड़ना और उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना कि ये हमारा नेशन है, हम सब एक ही पर्पस के लिए फाइट कर रहे हैं और हमारा जो मदरलैंड या जो फादरलैंड है वो सेम है। तो इस तरीके के नेशनल सेंटिमेंट्स को वहाँ पे यूज़ किया गया। द टू ग्रिम ब्रदर्स, यहाँ पे जैकब एंड विलियम ग्रिम का नाम आ रहा है, एक्सटेंसिवली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द स्टेट्स ऑफ जर्मनी एंड थ्रू आउट यूरोप। ये जर्मनी को बिलोंग करते थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्रेंच जो इन्वेजन था या जो फ्रेंच रूलिंग थी जर्मन पे जो इम्पोज करते थे उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। दे कलेक्टेड सेवरल फोक टेल्स दैट एक्सप्रेस्ड प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। ठीक है, तो जर्मन स्पिरिट, जर्मन जो फोक टेल्स थे, जर्मन जो म्यूज़िक था, पोइट्रीज थी, स्टोरीज थी, उनको हाईलाइट किया, उनको स्प्रेड किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लोगों तक उसको पहुंचाया, उनकी जो लेसन्स थे, उनकी जो फीलिंग्स थी उसको पहुंचाया और लोगों को कलेक्ट करने की कोशिश की, यानी एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश की। फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने अपनी फाइट लड़ी, जैकब एंड विलियम ग्रिम ने। और इसको जो फ्रेंच डोमिनेशन था उसको जर्मन कल्चर के लिए एक थ्रेट बताया। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग कल्चर होता है, अलग जगह पे लोग रहते हैं, उनके लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीकिंग और जो ट्रेडिशंस हैं वो सब अलग अलग होते हैं। इस वजह से जर्मन कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। दे बिकेम क्वाइट पॉपुलर अमंग द मासेस, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए जर्मन पीपल में। Both the brothers also became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press। अब ये जो जैकब एंड विलियम ग्रिम ब्रदर्स की हम बात जो कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, लिबरल जो पॉलिटिक्स थी उसमें इनका नाम आने लगा और इन्होंने ज़्यादा जो इनका वर्क था वो लोगों को जोड़ना और फ्रीडम ऑफ प्रेस की इन्होंने बात करी। ठीक है, यानी राइट टू एक्सप्रेस सबको मिलना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म है, अगर क्रिटिसाइज़ करने का राइट भी मिलना चाहिए, जहाँ पे कमियाँ हैं गवर्नमेंट की यानी मोनार्की की या जो भी डिक्टेटर है उसकी जो कमियाँ हैं उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जा सके, उसको हाईलाइट किया जा सके। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे इन्होंने फोकस किया। दे वर अगेंस्ट फ्रेंच डोमिनेशन एंड कंसिडर्ड इट एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर एंड ट्राइड टू अपरूट इट थ्रू देयर सिंसियर एफर्ट्स। और बहुत कोशिश की कि फ्रेंच जो रूलिंग है वहाँ पे जर्मनी में उसको अपरूट यानी उसकी जड़ें वहाँ से हटाई जाएं, वहाँ उसको ख़त्म किया जाए। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। बहुत सारी तरह तरह की म्यूज़िक और लैंग्वेजेस के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाए रखा गया। अब इसमें पोलैंड में कैरोल कर्पिंस्की का नाम आता है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को जो कि रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट था, थ्रू हिज ओपेराज, जो स्टेज शोज होते थे, ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। ठीक है, तो लैंग्वेज का, कल्चर का, डांसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस, फोक डांसेस का यहाँ पे नाम आ रहा है। तो म्यूज़िक, कई चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया। जैसे पोलैंड का हमने पढ़ा जो कि अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन था, और यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, कैरोल कुर्स्पेंस्की का। ठीक है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग nationalist sentiments. Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो लैंग्वेज को एक
वेपन की तरह यूज़ किया जाता था। लैंग्वेज यानी अगर डोमिनेंस शो करना है तो जो कंट्री डोमिनेट कर रहा है वो अपनी लैंग्वेज वहाँ पे बोलने के लिए बोलेगा, यानी अब जो भी वर्किंग होंगे वो सेम लैंग्वेज में होंगे। जैसे फ्रेंच डोमिनेशन में देखा था जर्मनी पे तो फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे इम्पोज कर रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज में हर जो वर्किंग हो वो। उसी तरीके से रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पे रशियन रूलिंग थी वहाँ पे रशियन लैंग्वेज इम्पोज की जा रही थी कि नहीं सारी जो टीचिंग्स हैं वो रशियन लैंग्वेज में होनी है। ठीक है, तो फिर बाद में जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हिटलर आया तो हिटलर ने जर्मन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज किया। तो ये एक वेपन की तरह से यूज़ होता था, चाहे वो उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी हो डोमिनेशन के अगेंस्ट या फिर डोमिनेट करना हो तब भी। तो जो डोमिनेट कर रहा है वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहा है, और जो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है यानी नेशनलिस्ट फीलिंग को हाईलाइट कर रहा है या रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग से लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने कंट्री की जो लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज को एक तरीके से वेपन के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। A large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia। अब जो बहुत सारे ऐसे बिशप थे जो टीचिंग में थे, जो कि रशियन लैंग्वेज को नहीं यूज़ कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, अपने कंट्री की लैंग्वेज को मदर टंग को यूज़ कर रहे थे, ऐसे लोगों को रशियन जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पनिश भी किया और दूसरे कंट्री साइबेरिया वगैरह भेज दिया एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे या जो अपने जो टीचिंग्स हैं उसको नहीं देंगे, तो ये सारे रीजंस थे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा टॉपिक में द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग में कि किस तरीके से कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक लोगों को जोड़ने के काम में आते थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी, जैसे भारत माता को पोर्ट्रे करना या फिर डिफरेंट जो फोक म्यूज़िक है हमारे यहाँ वेस्ट का, नहीं राजस्थान गुजरात का म्यूज़िक, या फिर नॉर्दर्न पार्ट का पंजाब का, या फिर सदर्न पार्ट का देखें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखें, तो हर जगह हमको अलग कल्चर, अलग म्यूज़िक, अलग जो ड्रेसिंग सेंस है वो सब देखने को मिलता है। तो ये हम ये नहीं कहते कि ये डिफरेंट पार्ट का है, हाँ डिफरेंट स्टेट के हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्ट किसका है, वो इंडिया का है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि वी ऑल आर इंडियन। तो इसी तरीके से यूरोपियन नेशंस में भी इन चीज़ों को बेटर या बेस्ट मैनर में यूज़ किया गया, लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना जो मोनार्किकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको ख़त्म करना और नेशनलिस्ट फीलिंग को ऊपर उठाना, ये सारी चीज़ें की गई। फोक सॉन्ग्स और डांसेस का यूज़ किया। इसमें जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का नाम आ रहा है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, उन्होंने इनका यूज़ किया फोक सॉन्ग्स और डांसेस का पैट्रियट फीलिंग्स या नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी उसको बढ़ाने के लिए। जैकब एंड विलेम ग्रिम का नाम आ रहा है, ये ग्रिम ब्रदर्स के नाम से फेमस थे। एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आया वहाँ पे, और फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई जर्मनी में। फिर हमने बात की म्यूज़िक और लैंग्वेज की, और आगे भी बात की। फिर पॉलिश लैंग्वेज को किस तरह से हटाया गया, रशियन लैंग्वेज हर जगह इम्पोज कर रहा था रशिया, जहाँ जहाँ पे उनका रूल था। और ऐसी अथॉरिटीज़ जो थी रशियन अथॉरिटीज़, वो प्रीस्ट तक को वो पनिश भी करते थे जो कि रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे थे या प्रीच कर रहे थे। तो ये था डोमिनेशन और ये था उनके अगेंस्ट कैसे आवाज़। यहाँ पे वार की कोई बात नहीं आई है, यहाँ पे इन सेंटिमेंट्स को यानी इन चीज़ों को, कल्चर, आर्ट, स्टोरीज़ और म्यूज़िक को एक वेपन की तरह से इस्तेमाल किया गया और लोगों को इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया।